ये कहानी केंची नाम के एक बंदे की जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जी रहा होता है, एक सैलरीमैन होता है और जो कि बिल्कुल लॉनली होता है। उसके पास ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती ना ही कोई खास फ्रेंड्स होते हैं। इसीलिए अपनी जो लाइफ होती है वह काफ़ी अच्छे से जी रहा होता है, लाइक अपनी गार्डनिंग वगैरह करके और अपनी ज़्यादातर टाइम को अपने एनिमी वगैरह जो कि स्काई वर्ल्ड की एनिमी जो होती हैं, लाइक तुम्हारी तरह सबसे ज़्यादा पसंद करते हो वैसे एनिमी देखना पसंद करता है। लेकिन एक दिन में अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है जिससे कि अपने कुछ सामान को मंगा सके, लेकिन अचानक से वहीं से बैनिस्ड हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जंगल के बीच में, जहाँ पर सभी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही होती हैं। जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं वह भी उसे काफ़ी अजीब लग रही होती हैं। तो उसे लगता है कि अपने घर से वह काफ़ी दूर आ चुका है। और हाँ, भाई स्काई एनिमी देखने का फैन होता है, इसीलिए कहता है स्टेटस विंडो, और उसके सामने भी अचानक से स्टेटस विंडो भी आ जाती है। तो वह समझ जाता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है, जो कि हर एक एनिमी फैन का एक सपना होता है और जिस लाइफ को अब वह जीने वाला है। लेकिन जहाँ उसे अपनी सारी स्किल देखने के बाद पता चलता है कि उसके पास में एक इन्वेंटरी स्किल है, बाकी सारी ट्रेस स्किल्स हैं। जिसके बाद उसे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की होती है, जो कि उसके वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को वो बाय भी कर सकता है। इसलिए सोचता है कि उसका इन्वेंटरी ऑप्शन ठीक काम कर रहा है, इसलिए कुछ ग्रेस को लेता है और उसके अंदर डाल देता है। और हाँ, वो परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। इसके बाद में वो उसको ट्राई करता है बाहर निकालने की, और जो कि सब में अच्छा ही सब कुछ काम चल रहा होता है, निकालने में सक्सेसफुल रहता है। इसीलिए अब उसको भूख लगी होती है, तो सोचता है आखिर अभी उसे खाना चाहिए, कुछ तो भूख लगी है। इसलिए ऑनलाइन ही शॉपिंग पे देखने लगता है अपने वर्ल्ड की पे कि आखिर क्या खरीद सकता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह कुछ भी खरीद सके। पीक और डबल जीरो के साथ यहाँ आया होता है। फिर तभी सोचता है कि अब इस ग्रेस को बेच सकता है। हाँ, जब वो उसे बेचने की ट्राई करता है तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती कि एक येन भी मिल सके। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है कि स्केलेटन के ऊपर एक स्वाड होती है जिसको वह बेच देता है, जो कि करीब 98,000 येन के पीछे आती है, जिससे कुछ दिन का काम तो चल जाएगा। जिसके बाद वो एक सावल को खरीदता है और उस वॉरियर की बॉडी को वहीं दफना देता है, बरी कर देता है। और एक कैंची वहाँ से एक बाइसिकल भी बाय कर लेता है, जिससे कि वे इस जंगल से जल्द से जल्द ट्रैवल कर सके। वे एक जगह जाने के बाद अपने बाइनोकुलर से आसपास के सराउंडिंग को चेक करने लगता है, जिसके बाद वह सोचता है उसके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अपनी वर्ल्ड की चीज़ें यहाँ पर बेच कर वह काफ़ी पैसे कमा सकता है। इस तरह से शाम हो जाती है और अब वह खाने के लिए बैठ चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद वह कुछ वेपन सर्च करने लगता है। ऑफ कोर्स वह एक ग्रोसरी शॉप होती है, इसलिए वहाँ पर कोई वेपन नहीं मिलते हैं, लेकिन वह कुछ फायरवर्क्स को जरूर बाय करता है और जिनको जब फेंकता है उनसे वे मॉन्स्टर्स होते हैं, फॉक्स मॉन्स्टर नहीं भागते हैं। लेकिन आखिरकार उसे एक स्लिंग गन मिल जाती है, जिसको आसानी से वो यूज भी करना जानता है। लेकिन उसका निशाना परफेक्ट नहीं होता है। वह काफ़ी सारे मिस करने के बाद आखिरकार एक आध को हिट कर देता है। तो बाकी सब भी अभी डर कर कुछ टाइम के लिए भाग जाते हैं। नेक्स्ट वह भी अपनी बाइसिकल उठाकर वहाँ से स्पीड से निकल जाता है और तब तक नहीं रुकता है जब तक कि सुबह नहीं होती है। एक जगह पहुंच जाता है तो दोबारा से अपने बाइनोकुलर से चेक करता है कि आसपास में कोई सिटी है। तो हाँ, उसे एक सिटी मिल भी जाती है, इसीलिए वह भी निकल जाता है उस सिटी की तरफ, जिसके लिए वह एक लेदर बैग खरीदता है अपनी शॉप से, और जिसके बाद कुछ पेपर्स खरीदता है, यानी कहें तो कुछ मसाले खरीदता है। जिसके बाद जैसे ही बाहर तरफ पहुंचता है एक रोड की तरफ, तो वहाँ अचानक से एक मर्चेंट गुजर रहा होता है। उस मर्चेंट को पता चलता है कि कैंची है वह सिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसको राइड दे देता है। जिसके बाद वे लोग साथ में होते हैं, उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि अनलोडिंग में भी उसकी हेल्प करता है। तो वह बंदा उसको कुछ पैसे देता है और थैंक्स कहता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। लेकिन कैनिची कहता है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, जो कि आपने इतनी सारी नॉलेज भी दी मुझे इस सिटी में छोड़ने के लिए। जिसके बाद वो उसको कुछ पेपर्स दे देता है, इन भाई मसाले, जिसे देखने के बाद मर्चेंट एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसको पास लाती हुई कहता है इस तरह से तुमने पेपर्स को यहाँ नहीं बेच सकते खुले में। देखो इस पर एक मर्चेंट ने रोक लगा रखी है और भाई ये सबका बिजनेस करता है, लेकिन यदि तुम ये प्राइवेटली बेच रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन लगता है ओ ऐसा है क्या, तो वह तुरंत ही अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और देने लगता है कैंची के लिए। लेकिन कैंची तुरंत ही मना कर देता है कि उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मर्चेंट उसको कुछ ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स देती हुई कहता है कि मर्चेंट होने के नाते मैं किसी भी चीज़ को चीप तो खरीद सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं ले सकता। लेकिन वह उसको जो कॉइन दिए होते हैं उसको जब ट्रैक करता है तो पता चलता है कि 50,000 येन के होते हैं, और उसने जो पेपर्स खरीदे थे वे केवल 900 येन्स में खरीदे थे। और जिसके बाद वह सिटी में घूमने लगता है और जिसको घूमने के बाद एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसे लेडी होती है, एक उसका वेलकम करते हैं, इसका नाम होता है अजेलिया। वह कहती है आखिर मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो बता तब एक मर्चेंट बनना चाहता है, लेकिन उसको पढ़ना और लिखना नहीं आती है इस कंट्री की लैंग्वेज के बारे में। लेकिन इस कंट्री की लैंग्वेज को उसको बिल्कुल पढ़ना और लिखना नहीं आता है। तो वह कहती है मैथमेटिक्स जानता है, तो वह कहता हाँ बिल्कुल। वह कहती है लेकिन ये हेल्प नहीं करेगा कि तुम एक मर्चेंट बन जाओ, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वह कहती है हाँ बिल्कुल, इसमें हेल्प तो मैं कर सकती हूँ। वह कहती है तुम हेल्प करोगी तो मैं तुमको अपनी कंट्री की कैंडी दूंगा। और सच में वह कैंडी इतनी ज़्यादा उसे पसंद आई होती है कि लाइक इट्स हार्ट टचिंग।
और वह भी तुरंत ही उसकी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देती है रीडिंग की। पढ़ना लिखना उसको सिखा रही होती है, जो कि काफ़ी आसानी से उसको समझ में भी आ रहा होता है, बिकॉज वह जापानी लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होती है। तुरंत ही जब वह उसके रूम में भी उसको सिखा रही होती है, तो उसको बस सीड्यूस करने की भी ट्राई कर रही होती है, बिकॉज आगे चल के उसे पता है वो एक सक्सेस मर्चेंट बनने वाला है। लेकिन वह कहता है इस तरह से उस पर टाइम वेस्ट ना करे, वह उसकी लगभग डैडी के ही उम्र का होगा। वह कहने लगती तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसको डैडी भी बुला सकती है। नेक्स्ट वो उसका एक स्केच बनाती है और वो उसको देता है, तो उसको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है और वो उसको आकर साइड हक कर लेती है। नेक्स्ट पे जाता है मर्चेंट गोल्ड के अंदर, जहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराता है, जहाँ पर उसको एक बॉन्ड दे दी जाती है एक रजिस्ट्रेशन के तौर पर। नेक्स्ट मार्केट में घूमने लगता है और काफ़ी चीज़ों को चेक करता है, उनकी प्राइस वगैरह ले रहा होता है। वहीं एक गर्ल पर उसकी नज़र जाती है जो अपने पास बुलाती है। उसके पास काफ़ी सारे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती अगर किस तरह के फ्रूट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ बाय कर लेता है। जब वापस आता है तो उस गर्ल चलिए को भी कुछ देता है, वह काफ़ी खुश होती है और पूछती है क्या उसका मर्चेंट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वह कहता हाँ बिल्कुल और बॉन्ड दिखा देता है। वह काफ़ी खुश होती है और कहती वाह ये काफ़ी अच्छा है, और जिसके बाद वह भी अपनी शॉप को क्रिएट करने में लग जाता है और पूरी शॉप को बना लेता है। लेकिन जिस तरह से सभी सामान को लगा रहा होता है तो उसकी जो वुडन क्लॉथ क्लिप्स होती है उनको देखकर वह शॉक रह जाती है और कहती है सच में काफ़ी अच्छी है, इनको भी तुम बेच सकते हो, बिकॉज इस कंट्री में ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट डे मार्केट में जाता है और इस ओल्ड लेडी के स्टोर के पास में अपने भी शॉप को लगा लेता है। वह लेडी भी चेक करने आती है कि किस तरह की उसकी शॉप है, जहाँ पर देखती है कि उसकी जो मटेरियल है वह काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बेच रहा है, लेकिन उसके पास में जो वुडन क्लॉथ क्लिप्स होती हैं वह भी काफ़ी एकदम यूनिक और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी होती हैं, इसीलिए वो उससे कुछ बाय कर लेती है। जिसके बाद में और भी काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं और उसकी जो वुडन क्लॉथ क्लिप्स होती है उनको बाय करने लगे होते हैं। इस तरह से काफ़ी भीड़ बढ़ती है और पास में जो लेडी होती है उसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है ज़्यादा ग्राहकों के आने की वजह से। अचानक से वहाँ एक बंदा आता है ब्लॉन्डी हेयर वाला, और जिसके क्लॉथ्स को और इस तरह शॉर्ट देखकर वह समझ जाता है ये बंदा काफ़ी रिच है। वह बंदा एक नाइफ को देखता है और कहता है आखिर क्या इससे बड़ा नाइफ उसके पास में होगा, वह बाय करना चाहता है। तो वह भी तो चेक करता है अपनी इन्वेंट्री में यानी अपनी ऑनलाइन शॉप में, और हाँ एक बाय करके देता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है कि हंटिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और उससे प्राइस पूछता है उसका। लेकिन तभी कैंची देखता है कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि इस तरह के लॉन्ग और हंटिंग नाइफ को खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए उसका प्राइस वह 1 गोल्ड कॉइन बताता है। वह कहता है कि सच में इस तरह के नाइफ को वह 1 गोल्ड में खरीदेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ पर एक फरी गर्ल आती है और जो कि उस तरफ देखकर काफ़ी यदि उसे स्मेल करने की ट्राई कर रही होती है, जिससे कि वह शॉक्ड हो जाता है, वह काफ़ी उसके करीब चली जाती है और उसकी नोज को लिक कर लेती है। अचानक से वहाँ पर और भी कुछ फरी गाय जाते हैं जो कि उसे हिट करती हैं इस तरह के मिसबिहेव के लिए। इस वजह से केनची भी काफ़ी डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है, और केनची कहता है कभी माफ़ करना कि मैंने पहले कभी भी विश को इस तरह से नहीं देखा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए। लेकिन वो बंदा होता है उसकी शॉप को जो क्लॉथ पड़ा होता है उसको बाय करने के लिए कहता है और कहता है कि इसका प्राइस क्या है। वह तुरंत ही उसकी कैलकुलेशन करता है और उसको प्राइस बताता है, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसने पहली बार किसी को देखा है इतनी ज़्यादा स्पीड से मैथमेटिक करते हुए। यहाँ पे ब्लॉन्डी बॉय होता है, वह भी उसको देखकर काफ़ी इंप्रेस्ड होता है उसकी मैथमेटिक्स से। जिसके बाद न्यू क्लॉथ को उस पर लगा लेता है। वह लेडी उसके पास होती है, बताती है बीस्ट फॉक्स होते हैं यानी कैट बॉय, उनकी मैथमेटिक होती है काफ़ी कमज़ोर होती है। लेकिन इधर ब्लॉन्डी हेयर वाला बंदा होता है, वह भी कैनची की जो ईमानदारी होती है उसको देखकर काफ़ी इंप्रेस्ड होता है और उससे नाइफ बाय कर लेता है। नेक्स्ट वापस जाता है उसी लेडी के पास जहाँ पर पैसे ज़्यादा कमाए होते हैं, इसीलिए अच्छे रूम को रेंट पर ले लेता है। नेक्स्ट अपना स्नान करता है, जिसके बाद अपनी विंडो चेक करता है कि आखिर उसके क्या क्या न्यू फंक्शन है, लेकिन उसको कोई भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद अपनी न्यू शॉप को दोबारा से खोलता है और वह कुछ चीप ज्वेलरीज को भी रख लेता है सेल करने के लिए, जिससे कि शायद कुछ रिच वुमेन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और बाय करें। वह लेडी भी शॉक्ड जाती है इस तरह की उसकी कलेक्शन को देखकर और पूछती है कि वह भी देख सकती है। ऑफ कोर्स वह पूछती है कि तुम्हारे सप्लायर कौन है, तो वह कहता है ये एक सीक्रेट है। वहाँ पर एक गर्ल आती है, एक मेड, जो कि कल भी उससे वुडन क्लॉथ क्लिप्स लेकर गई थी और जो कि इस बार 100 का ऑर्डर देने आई होती है। जब वो उसको देखता है तो कहता है चलो काफ़ी अच्छा ही उसका बिजनेस काफ़ी यदि फल फूल रहा है। लेकिन जब उनको वह काउंट कर रहा होता है उस टाइम वह गर्ल देखती है काफ़ी सारी ज्वेलरीज को, तो वह उसको ही देखने लगती है और पूछती उनके प्राइस के बारे में, तो बताता है उनका प्राइस एक ज्वेलरी का केवल 6 सिल्वर कॉइन्स है। ये बात सुनकर वह शॉक्ड जाती है, बिकॉज जितना उसने चीप समझा था ये उससे भी ज़्यादा चीप प्राइस है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो उससे कहता है इसको रखने के लिए और अपने बाद में अपने सोचने के बाद बाय कर सकती है। नेक्स्ट वहाँ पर फिर से वही कैट गाय जा जाती हैं और वह जिस तरह से देख रहे होते हैं वह डर जाता है, लेकिन वह सभी लोग उससे बाय करने के लिए आए होते हैं। वे कहते हैं उससे वह कुछ स्पाइसी यानी चिली खरीदने आए होते हैं। स्पाइसी के नाम पर वह उसे मना करता है, लेकिन वह बताते हैं कि जो गर्ल है उसके पास है उसकी नोज काफ़ी फास्ट है, इसलिए उसने स्मेल कर दिया था कि उसके पास में स्पाइसी है, इसलिए उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है बिकॉज उन्हें स्पाइसी फूड काफ़ी पसंद होता है। लेकिन पास में ओल्ड लेडी होती है, वह उससे कहती है इस तरह से तुम लोग उससे इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इस वजह से लोगों के सामने वह स्पाइसी
माफिया के रूप में सबके सामने आएगा। लेकिन वह कहता है मैं इससे तो नहीं सेल कर सकता, लेकिन तुम लोगों को रिवर के किनारे में स्पाइसी फूड की ट्रीट दे सकता हूँ। तो वो ओल्ड लेडी पूछती है क्या वह भी उसके साथ आ सकती है, तो वह कहता है ऑफ कोर्स हाँ वह भी आ सकती है। तो तुरंत ही लोग उसको लेकर वहाँ से भाग जाते हैं रिवर साइड पे। जहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर कुछ सारी वेजिटेबल्स को कैंची इकट्ठा कर लेता है, और जहाँ पर जो फिशेस वगैरह होती है उनको वह कैट गाय जो होती है पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वह करी बनाकर उनको तैयार करता है, और जो काफ़ी स्पाइसी टाइप में बनाई होती है उन्हें पसंद होती है। उनको कुछ अल्कोहल भी चाहिए होती है जिसकी कमी तुरंत ही कैंची पूरी कर देता है, और सभी लोग होते हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, पानी के अंदर भी जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो गर्ल होती है कैट गर्ल, वह कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड और काफ़ी ट्रस्टवर्दी भी हो, लेकिन तुम्हारी ये काइंडनेस आगे चल के साथ तुम्हें कोई दिक्कत भी खड़ी कर सकती है, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट रात में वहीं पर सो जाती है और वह कैट गर्ल उसके ऊपर ही सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे जब एजीओ के पास जाता है तो उसको देखकर वह थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है, बिकॉज उसके ऊपर उसी गर्ल के कुछ हेयर्स रह गए होते हैं, इसलिए थोड़ी डिसअपॉइंट दिख रही होती है। लेकिन वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वह बस उस गर्ल के साथ में एक साथी था। इस बात पर तो हक कर लेती है और कोई बात नहीं कहती है। नेक्स्ट डे वह अपनी शॉप को ओपन करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वह लेडी फिर से आई होती है इन मेड अपनी मास्टर के साथ में, जिसे देखकर वह शॉक जाता है आखिर लेडी ब्यूटीफुल कौन है। उसके पीछे जब मेड को देखता है तो समझ जाता है ये कल वाली गर्ल है, और इसीलिए पूछता है कि अब उस नेकलेस को बाय करना चाहती है। तुरंत ही वह उसको 6 सिल्वर कॉइन दे देती है, और जिसके बाद जब लेडी चेक करती है उसकी मास्टर, तो वह कहती है सच में ये बस कोई डायमंड नहीं बल्कि ये गिलास ही है जिसको अच्छे से पॉलिश किया गया है। वह कहती है कि तुम्हारे पास में इस तरह के और भी इक्विपमेंट्स हैं या और ज्वेलरीज हैं। तो वह कहता हाँ बिल्कुल, और दिखा देता है। वह देखकर शॉक्ड जाती है और अपनी बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम प्राइमला है, और वह रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर से मिले जो कि प्रेस्टीजियस मेला ट्रेडिंग कंपनी के ओनर होते हैं। इस बात पर वह ओल्ड लेडी से थोड़ी सलाह लेता है, तो बताती है कि हाँ वह एक अच्छा व्यक्ति है इस ट्रेडिंग कंपनी का, इसीलिए तुम उससे जाकर मिल सकते हो। वह समझ जाता है और अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट जब वह उसके घर पहुंचा होता है उसकी मैंसन में, तो बताती है इस तरह की क्लिप्स को बनाने की हमने भी ट्राई की, लेकिन जो स्प्रिंग अंदर का है उसको हम अच्छे से नहीं बना पाए। वह समझ जाता है बिजनेस में ये सब चलता रहता है। नेक्स्ट अपने मैंसन तरफ ले आती है, जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है इंप्रेस्ड होती है सच में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बताती नोवेल से मुकाबले हमारा मेंशन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपने फादर से मिस्टर मेला से उसका इंट्रोडक्शन कराती है और ज्वेलरी को दिखाती है अपने फादर के लिए। वे शॉक्ड जाते हैं और कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा है, वैसे सही बताएं तो आइटम बॉक्स की स्किल मेरी भी है, इसीलिए मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। वे कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम मेरे सप्लायर बन जाओ हमारे बिजनेस के, तो हम आसानी से ही वर्क साथ मिलकर कर सकते हैं। वह कहता है इसके बजाय तुम हम मुझसे चीज़ें खरीद कर और उसको प्रॉफिट में बेचना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना। वह कहते हैं नहीं ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मैं इस तरह से चल के शायद हमारा आगे चल के संबंध है वो खराब भी हो सकते हैं, इसीलिए ये ठीक नहीं है, और हो सकता है मेरा जो राइवल बिजनेसमैन है वह तुम्हारे साथ में कॉन्टैक्ट ना रहे और फिर ये मेरे लिए काफ़ी बुरा होगा। इसीलिए मैं इस तरह ज़्यादा प्रॉफिट के बजाय मैं साथ में मिलकर एक कॉन्टैक्ट करके साथ में प्रॉफिट कमाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर वह शॉक्ड जाता है और वह कहते हैं हमारे जो प्रॉफिट होगा तुम्हारी सप्लाई चीज़ों से उससे हम 50-50% प्रॉफिट को बांट लेंगे। तुरंत ही वह हाँ कह देता है बिना किसी नेगोशिएशन के। नेक्स्ट वो कुछ और उसको स्टोन्स दिखाता है, यानी ज्वेलरी स्टोन्स, जिसको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होते हैं। लेकिन तभी प्रेमिला होती है वो उसको बाय कर लेती है अपने लिए ही, ना कि बिजनेस के लिए, कि सब उसे पसंद है, और 10 गोल्ड देने के लिए तैयार हो जाती है। वह शॉक्ड जाता है जिसका मतलब 2 बिलियन युआन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जिसके बाद अपने रूम में वह वापस आ जाता है। पता चलता है कि उसने एक ही दिन में करीब 2 मिलियन युआन्स को कमा लिया, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल था। नेक्स्ट वह भी अब पैसा ज़्यादा होने के बाद अपने घर को बनाना चाहता है, जो कि अलग पीसफुल लाइफ जी सके, जो कि सिटी से बाहर बनाना चाहता है। इसलिए एक मशीन को खरीद लेता है जो कि गैस से चलती है और आसपास के सारे बुशेस को काटने लगता है। जिसके बाद चेन सॉ को बाय करता है जो कि गैस से चलता है, इसीलिए वह भी उससे बहुत सारे ट्रीज को कट कर देता है। लेकिन जब वह उसको अपने इन्वेंट्री बॉक्स में फिट करने की ट्राई करता है तो जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इसीलिए उनको कट करना स्टार्ट कर चुका होता है खुद ही। जब वह उनको और रखने की ट्राई करता है तो पता चलता है कि अपनी इन्वेंट्री बॉक्स के अंदर 10 मीटर से ज़्यादा बड़ी चीज़ को वह नहीं रख सकता है। तो इसलिए वह उन सभी जड़ों को उखेड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन जिनमें वह काफ़ी ज़्यादा ही पूरी तरह से मात खाता है। बिकॉज जिस तरह से पेड़ को काटना आसान है, उनकी जड़ों को उखेड़ना बिल्कुल ही हार्ड है। इसलिए हार मानकर वह एक मशीन को बाय कर लेता है जो कि उसको 1.2 मिलियन येन की पड़ती है। हाँ, उसकी जो भी नेटवर्थ अब तक उसने कमाई थी उसकी हाफ से ज़्यादा इसमें चली जाती है, लेकिन अभी ये भी ज़रूरी है उसके घर को बनाने के लिए, इसीलिए। लेकिन अब पता चलता है कि ये तो डीजल से चलती है, जो कि यहाँ पर वह ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप से नहीं बाय कर सकता है। इसलिए और चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर कैंपिंग फ्यूल है, और जो कि डीजल से काफ़ी ज़्यादा ही हाई प्राइस पर मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको बाय करना पड़ता है, यदि नहीं तो ये मशीन भी किसी काम की नहीं। एक जनरेटर कोई बाय कर लेता तो वह भी डीजल से चलने वाला होता है, लेकिन उसे ट्राई करता है कैंपिंग फ्यूल से चल जाए तो हाँ वह सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद नाइट में
वह वहाँ पर बात लेने के लिए जाता है नदी के अंदर, लेकिन नदी के अंदर उसको काफ़ी सारे बग्स होते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ईजी फील होता है। लेकिन एजियो बताती है कि वह बग रिपेलिंग स्टोन को खरीद सकता है, जो कि उसके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। वह तुरंत ही पहुंच जाती है एक ओल्ड मैन की शॉप पर, जहाँ पर बग रिपेलिंग स्टोन पर खरीदने के लिए। लेकिन ओल्ड मैन को पता चलता है कि केंची वह एक दूसरी कंट्री से आया है, इसीलिए उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है और वह उसको प्राइस बताता है कि एक बग रिपेलिंग स्टोन का प्राइस है 3 सिल्वर कॉइन्स। लेकिन तभी उसको कुछ वह फ्रूट ऑफर करता है जो कि इस कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, तो उसका प्राइस गिरा कर वह 2 सिल्वर कॉइन्स में कर देता है। नेक्स्ट जब वह वापस आया होता है अपनी शॉप को खोलने, तो ओल्ड मैन के बारे में बताता है। वो ओल्ड लेडी बताती है कि वैसे ओल्ड मैन है, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ में अपने रिश्ते हैं थोड़े अच्छे रखना, बिकॉज आगे चल के वह काफ़ी ज़्यादा उसे काम आ सकता है और काफ़ी हेल्प भी कर सकता है बिजनेस में। नेक्स्ट वह कुछ पोस्टर्स को देखता है तो पता चलता है वैसे अभी बैंडेड्स के पोस्टर है, उनका लीडर सागा, उसके ऊपर जो बाउंटी है वह काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन केंची इस चीज़ के लिए अभी के लिए इग्नोर मार देता है। नेक्स्ट अपने काम करने के बाद अपने रूम पर जाता है और फिर अपने फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ पर कि अपना घर बनाने के लिए काम पर आगे जारी रखता है और सारी जड़ें होती हैं पेड़ की उनको उखेड़ने लगता है, जिसके बाद उसमें सक्सेसफुल रहने के बाद नेक्स्ट में अपने पैसे चेक करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम रह चुके होते हैं। मैं सोचता है जब वह घर बनाएगा तो उसके दौरान भी उसके पास काफ़ी सारे पैसे बचा कर रखने होंगे। नेक्स्ट वह उस प्लानिंग करता है अपनी नेक्स्ट और अर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट पहुंच गया होती है मर्चेंट के पास में, और जहाँ पर वे कुछ शुगर पाउडर को बेचने की ट्राई करता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो कहते हैं सच में ये काफ़ी ज़्यादा एक गुड क्वालिटी का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे लोग उसको बाय नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्री के पास में केवल राइट हैं जो कि शुगर और साल्ट वही लोग ही बाय और सेल कर सकते हैं। इस बात पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन बताते हैं कि उसकी ज्वेलरी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो वह भी सोचता है कि ज्वेलरी का ही काम अभी क्लिक करना ये अच्छा है, और वो उसको काफ़ी सारे और भी वाउच दे देता है सेल करने के लिए। नेक्स्ट जिससे कि उसको 15 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और जिससे आसानी से वह 3 मिलियन कमाने में कामयाब रहता है। इसलिए वापस आने के बाद वह प्लानिंग करता है घर बाय करने के लिए और बाय भी कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस घर को उसने बाय किया केवल उसकी लकड़ियाँ ही आई हैं, उस घर तो उसको खुद ही बनाना पड़ेगा, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाता है। लेकिन फिर भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है जिससे कैसे कैसे वह घर बना सकता है। वह काम पर भी लग जाता है उस घर को बनाने में, लेकिन पता चलता है पास से ही तभी वही कैट गाय जा रही होती हैं। जब वह देखते हैं कैंची की इतनी मेहनत करती हुई देखकर, तो वह भी उसको जो उसने खाना खिलाए थे एक दिन उसकी रीपे कराने के लिए हेल्प करने लगते हैं। उन सभी की इतनी हेल्प के बाद में भी लगभग 1 महीना लग चुका होता है उसके हाफ्स को बनने में, और उसने साइड में अपना साइड बिजनेस भी किया होता है। इस सब की खुशी में उन सभी को बारबेक्यू पार्टी देता है, जिसके बाद उसके पास सच में थकने के बाद अब रेस्ट करने का टाइम होता है। नेक्स्ट वह अपनी प्लानिंग करने लगता है अपने घर के आसपास में क्या क्या कर सकता है पूरी तरह से ग्रो करने के लिए, एकदम परफेक्ट घर बनाने के लिए, जिसके लिए कुछ बैरिकेड्स बाय करता है और उसके लिए कुछ पोर्टेबल बाथरूम, इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जरूरी की यूज की होती हैं वह भी बाय कर लेता है। उसके बाद कुछ सोलर प्लेट भी बाय करता है, जिससे कि वह यहाँ पर एनर्जी को जनरेट कर सके, और अपने लिए एक हॉट बाथटब भी बाय करता है, जिससे पहली बार जब बात लेता है तो यहाँ पर आने के बाद उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। इस तरह से उसका घर होता है पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका होता है। वह तभी एजियो के पास आता है नेक्स्ट और बताता है कि थैंक यू सो मच जो तुमने यहाँ पर मुझे इतनी हेल्प किया रखा, अब मैं अपने खुद के घर मैंने बाय कर लिया है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वह सच में शॉक्ड होती है, इतनी जल्दी उसने नहीं सोचा था कि एजियो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अपनी बाइसिकल को लेने के बाद अपनी डीएसएलआर से काफ़ी सारी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है, जो कि उसने पहली बार इन फ्लोर्स को देख रहा होता है। अचानक से वहीं पर गिर जाता है, भी कुछ एक एरो उसके बाइसिकल में आकर हिट हुआ होता है। वह प्रोसेसिंग करने की ट्राई कर रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन बहुत सारे और भी पॉगबिस्ट आ जाते हैं जो उस पर अटैक कर रहे होते हैं। भी कुछ उसने जंगल के पास में आकर घर बनाया होता है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर उनसे बचने की वह ट्राई कर रहा होता है और सोचने लगता है कि पॉगबिस्ट के साथ में अब उससे ज़्यादा काइंडली बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही उसके साथ हार जा रहे हैं। इसलिए सोचने लगता है आखिर क्या कर सकता है और वेपन को ढूंढने की ट्राई करता है, तो उसको स्लिंग गन मिलती है, जिससे वह आसानी से उनको शूट करने लगता है। उसकी एक्यूरेसी सच में अभी भी वैसी ही बदतर होती है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी अच्छा ही है। नेक्स्ट कुछ फायरवर्क को लेता है और फेंक देता है, जिससे वो थोड़े डरने लगते हैं, लेकिन अपनी भाई मशीन को बुला लेता है, जिसके बाद वह फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है और सारे पॉकबिस्ट भाग जाते हैं। जब वह जाने की ट्राई कर रहा होता है तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाने के बाद पता चलता है कि एक बीस्ट होता है जिसको एक एरो लग चुका होता है इस फाइट के दौरान, लेकिन वो उसकी हेल्प तो करना चाहता है, तो लगता है शायद उसको बाइट भी कर सकता है। इसलिए कुछ बुशेस को खरीदता है, जिससे कि अपने हाथ और गर्दन में पहन लेता है और उसके एरो को निकाल देता है, लेकिन बीस्ट उसको अटैक करने की ट्राई नहीं करता है। हाँ, ये एंदर वर्ल्ड है और यहाँ के बीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट में एल्कोहल लेकर उसको क्लीन कर देता है उसके जख्म को और उसको एंटीसेप्टिक क्रीम को लगा देता है, लेकिन जिसके बाद वो उसको कुछ पेन किलर्स भी खिला देता है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं देखता है कि इस कैट के बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, वो उसको बाहर छोड़ दे, इसलिए अपने घर पर वापस ले आता है, लेकिन अभी वह हिलने डुलने में बिल्कुल कामयाब नहीं होती है। इसलिए ओल्ड मैन के पास आया होता है और उससे पूछता है क्या कोई हीलिंग मैजिक है जिससे उस बॉब कैट को बचा सके। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि सच में तुम उस बॉब कैट को बचाना चाहते हो, इससे अच्छा तुम उसकी स्किन को उतार के आराम से बेच सकते हो, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है। लेकिन तभी वो उसकी माँ गर्ल के पास
आता है और जो कि सब सिचुएशन बताता है। वह बताती है वह गॉड्स के मैसेंजर के तौर पर होती हैं हमारे लिए, इसलिए उसको देखने के लिए जाती है और देखकर काफ़ी खुश होती है और उसकी जो अब हालत होती है अब काफ़ी सुधर चुकी होती है। वो उसे थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए और वो कुछ बर्ड्स को हंट करती है जिससे कि उसको खिला सके। नेक्स्ट वे लोग साथ में वहीं पर कुछ दिन रहते हैं रूम में, और जो वह कैट होती है अब उसके साथ काफ़ी फैमिली होती जा रही होती है। नाइट में वह उसके साथ में ही उसके घर में ही रुक जाती है। लेकिन नेक्स्ट कुछ दिन इस तरह से बीत जाती हैं और वह बॉब कैट होती है पूरी तरह से हिल हो चुकी होती है, जिसके बाद वह अपनी बात लेने के लिए आता है और सोच रहा होता है कि अभी के लिए अपनी शॉप ओपन करने के लिए वह नहीं मुड़ा है, इसलिए कुछ फार्मिंग भी करना चाहता है, लेकिन जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वह तुरंत ही वहाँ पर एक कुआं अपने लिए खोदने लगता है जिससे कि वह पानी की समस्या खत्म कर सके, जिसमें करीब 1 वीक लगने वाली होती है। नेक्स्ट वहाँ पर प्राइमला आ जाती है और वह उसके बारे में काफ़ी चिंतित होती है कि आखिर उसने कितने दिनों से अपनी शॉप को नहीं खोला है। और नेक्स्ट वह जब उसके घर को देखती है जिसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, कितने ज़्यादा अलग और कितना अच्छा ब्यूटीफुल है। लेकिन खास तौर से एक्सकेवेटर को देखकर वह ज़्यादा इंप्रेस्ड होती है आखिर वह क्या है। तो बताता है वह उसका एक फैमिलियर है, बिकॉज वह अपने वर्ल्ड की चीज़ें नहीं बता सकता और कहता है इसे सीक्रेट रखने के लिए, बिकॉज उसके पास में कोई मैजिक पावर नहीं है। वह भी मान जाती है। नेक्स्ट अभी सिटी गेट बंद होने का टाइम हो चुका होता है, इसीलिए वो उसके साथ में रुकने के लिए कहती है और उसके साथ में बेड शेयर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। वह भी उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कोई बात नहीं। ने जब उसको बाथटब को देखती है और कहती है आखिर ये क्या है, तो बताता है भाई एक बाथटब है, तो वह भी तुरंत ही बात लेकर निकल जाती है। लेकिन तभी जंगल से बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही हो जिससे डर जाती है और कैंची से कहती है उसके आसपास में रहने के लिए। नेक्स्ट पे उसको कुछ टॉवल देता है पहनने के लिए, यानी बात लेने के बाद, और जिसके क्लॉथ्स के बाद वह कहती सच में इसमें उसे काफ़ी बिजनेस पोटेंशियल लग रहा है, इन सभी चीज़ों को वो नोबल्स को भी बेच सकता है। लेकिन वह कहता है इस सारी चीज़ों को उनको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग तो बस अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। नेक्स्ट उसके लिए उसको एक स्केच बना कर देता है जिससे वह काफ़ी इंप्रेस्ड होती है, लेकिन वो उसको इतना मौका भी नहीं देता है कि वह कुछ करे, उससे पहले यहाँ पर सो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कैंची जो कि प्रेमिला के साथ में जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि आखिर वह मिस्टर मेलो को क्या बताएगा कि ये उसकी डॉटर थी जो कि उसके हाउस में रुकी थी और पूरी नाइट। जिसके बाद वह पहुंच जाता है, लेकिन वह तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थॉट्स की होती है, इसीलिए उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रेमिला के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वह भी उनको वे टॉवल्स होती हैं, नेट क्लॉथ्स होती हैं, वे दिखा देता है, जिसको देखकर वह काफ़ी खुश होते हैं। कहते हैं सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक बिजनेस भी हो सकता है इनकी अकॉर्डिंग। लेकिन मैं उसे एक और गर्ल्स की नाइट क्लॉथ दिखाता है और वह कहता है ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, वे इनको सीड्यूस करने के लिए भी काफ़ी यूज कर सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि सच में उसकी डॉटर ये पहनी थी, उसके घर रुकी थी। वह कहता है अरे नहीं, वे मजाक कर रहा है बस। लेकिन दिखाया तो वहाँ पर गर्ल आती है मेड, जो कि आगे बताती है कि कंट्री के जो बिजनेस नियम है उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद बताना स्टार्ट करते हैं कि जो बिजनेस है उसमें काफ़ी सारे नियम है जो कि चेंज किए कर दिए गए हैं कंट्री किंग द्वारा, और जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने तरफ आई हैं। और जिन नियम्स को जानने के बाद वह सोचने लगता है कि वह बंदा जिसने ये नियम बनाए हुए उसकी वर्ल्ड का ही है। फिर बताते हैं एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ जो कि होती जा रही है वह दिखाता है, जो कि एक हैंड पंप होता है उसकी वर्ल्ड का। वह कहने लगता है कि सच में लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो कि इस वर्ल्ड में आ चुका है। वह बताते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है, जिससे पहले कि कोई और इसको क्रिएट करे, हम भी इसको क्रिएट करके इस बिजनेस में ज़्यादा घुसना चाहते हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है इसके बारे में सोचकर और सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड में कोई ना कोई और भी है जो कि इसके वर्ल्ड से ही है। इस तरह से दिखाया जाता है। प्रेमला होती है जो कि उसके घर पर बार बार अब जाती रहती है, वहाँ पर रुकती भी है, लेकिन अब वह भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं कहता। जब भी वह उसके घर में रुकने के लिए आती है तो वह बताती है कि वह कल ही 1 मंथ के लिए सिटी को छोड़कर जाने वाली है, जिसके बाद उसको 1 मंथ का टाइम लगने वाला जाने में। नेक्स्ट उससे कहती कि वह नाइट क्लोथ दे सकता है जो कि उसने उसके फादर को दिखाई थी। वह कहने लगता है नहीं, आखिर वह उसको किसको सीड्यूस करने के लिए यूज करने वाली है, तो वह कहने लगती है ऑफकोर्स वह उसको यूज करने वाली, उस पर एक बार ट्राई करने वाली है। नेक्स्ट वह कहता है कि उसको शायद अपनी एज का कोई देख लेना चाहिए, बिकॉज उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वह उस चीज़ के लिए कहती है उसकी एज कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर ने भी उसको अप्रूवल दे दी है, लेकिन अभी वह कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन वो सेम बेड पर ही सो जाते हैं, उसको परमिशन दे देता है और उसको भी उसको यहाँ पर रखने देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वह रेगुलर ऐसा करने लगी होती है बार बार। इसीलिए नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, प्रेमिला के लिए वहां से जाने देता है, बाय कर देता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा भाई ब्लॉन्डी हेयर वाला आता है और जो कि कैंची से आकर मिलता है और उसे बात करने आया होता है, बिकॉज उसको काफी सारी रिपोर्ट्स मिली होती है कि जंगल के अंदर कोई एक भेड़ गाय है जो कि वहाँ पर घर बनाकर रह रहा है। इसी बारे में रिपोर्ट की चेकिंग के लिए आया होता है। लेकिन जब वह वहाँ पर देखता है कैंची है तो वो उसको कोई भी चिंता नहीं होती है, बिकॉज उसको हिसाब से कैंची वो काफी अच्छा गाय है और इसके बारे में कैंची को ही बता देता है। लेकिन कैंची उससे कहता है इसके बारे में कि उसके घर को ना हटाए और इस चीज के लिए यहीं पर मेट्रो को छोड़ दे। वह भी कहता है ठीक है, इसके लिए उसको कुछ कॉस्ट पे करना होगा। वह तुरंत ही उसको आयरन के कुछ क्यूज दे देता है और कहता है जिससे वह किसी तरह के अपने वेपन्स को क्रिएट करा सकता है जो उसके लिए काफी अच्छे होंगे। वह कहने लगता है सच में काफी अच्छे हैं, तुम्हारे पास में इस तरह की चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा ही अजीब हैं। और लेकिन बताने लगता है सिटी के अंदर एक सॉस है जो कि काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है, जो कि हर किसी को दिल को जीत रही है, इतनी ज्यादा अच्छी है। वो सोचने लगता है वह सॉस जिसकी वह बात कर रहा है कि शायद वह उसके वर्ल्ड की हो सकती है। वह बंदा जो इस चीजों को क्रिएट कर रहा है ऐसी न्यू टेक्निक्स को लेकर आ रहा है
है क्या वह भी उसकी तरह एक दूसरे वर्ल्ड का है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी रिलीज होने वाला है जिसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन तब तक एक और न्यू एनिमी को हम एंजॉय करते हैं और ये भी एक ऑन गोइंग एनिमी है। तो चलो इस एनिमी को भी स्टार्ट करते हैं। ये बंदा एक लोनली और एक एवरेज सैलरी मैन होता है जो कि डेली के वर्क करता है और काफ़ी थकने के बाद एक दिन जब वह सो जाता है तो अचानक से वह रीइंकार्नेटेड हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में। जब वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत सारे नोबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं, एक पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वह शॉक्ड हो जाता है कि ये कौन सी जगह है, क्या वह सपना देख रहा है। उसके पास एक मेड होती है, वह उससे कहती है कि वह उठ जाए और वह जाकर गेस्ट को और नोबल्स को ग्रीट करे जाकर। वह समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है और वह सोचने लगता है कि सच में एक सपना ही है और जाकर एक मिरर में खुद को देखने की ट्राई करता है। लेकिन वह खुद को उस मिरर के अंदर देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वह एक बिल्कुल यंग मैन बन चुका है, यानी एक यंग बॉय बन चुका है। और इस तरह के बिहेव को देखकर मेड होती है वह भी काफ़ी इंसल्ट महसूस कर रही होती है उसके लिए। अचानक से उसके फादर उसके पास आते हैं और सुनाकर चले जाते हैं कि अपने डेली के रूटीन को करे, जाकर वह अपना काम करे। लेकिन इसके बाद वह अपने काफ़ी कन्फ्यूजन से आसपास में देख रहा होता है तो अब उसे समझ में आता है कि शायद वह इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है और वह एक नोबल फैमिली का 5th सन के तौर पर रीइंकार्नेट हुआ है। जहाँ पर अभी जो सेरेमनी चल रही है वह उसकी सिस्टर के लिए चल रही है, बिकॉज उसके 4 ब्रदर्स हैं और जो 6th है वो उसकी सिस्टर है। इसीलिए वह सोचता है शायद वह सो जाएगा तो दोबारा से अपने वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन जब वह जागता है तो इसी वर्ल्ड में ही होता है, इस चार्ली के ही बॉडी के अंदर। बाहर बालकनी में आकर चेक करता है बाहर की तरफ तो मेड बताती है ये सारी जहाँ तक तुम्हें जमीन दिख रही है वह केवल तुम्हारी फैमिली को ही बिलोंग करती है। वह काफ़ी शौक कर सोच रहा होता है कि ये फैमिली सच में काफ़ी ज़्यादा वेल्थी फैमिली है और मेड उसको काफ़ी ज़्यादा ही शौकली देख रही होती है। नेक्स्ट अपनी एक सिबलिंग यानी 4th ब्रदर के साथ मिलता है ब्रूवो, और जो कि बताता है कि वह अपनी सिस्टर है उसकी मैरिज रॉयल फैमिली के अंदर करेगा, जिसकी वजह से हमारी फैमिली है उसका स्टेटस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, बिकॉज हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रही है रॉयल फैमिली को सर्व करने की। वैसे भी एक नोबल फैमिली रॉयल फैमिली को सर्व करती है उसके लिए कुछ ज़्यादा बढ़िया करती है जो कि उनकी नज़र में आ सके, तभी एक नोबल फैमिली की इमेज है वो आगे बढ़कर और बनकर रह सकती है। लेकिन हमारी फैमिली यानी उसके फादर हैं भाई 3rd जनरेशन के होने के बाद इस फैमिली में अब तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि रॉयल फैमिली के वह ठीक से नजर में भी आ सकें, इसलिए उनका जो स्टेटस है वह काफ़ी लो है। लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा आगे चल के भी तो हम लोग का जो नोबल स्टेटस है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आगे चल के हम लोग बस एक कॉमनर बनकर रह जाएंगे। और बताता अपने ओल्डर ब्रदर के बारे में, उन लोगों ने उसने भी कुछ ऐसा कुछ करने की ट्राई की थी जिससे कि कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए फादर ने कहा कि उसको डायरेक्टली नोबल फैमिली के तौर पर रॉयल फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। अचानक से वहाँ पर एक बंदा एंटर होता है जो कि एक मैजिक टीचर होता है, जिसे देखकर लियम काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तो इस बात में ब्रूनो कहता है ज़्यादा एक्साइटेड ना होने के लिए, बिकॉज इस वर्ल्ड में कुछ लोग ही हैं जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वहाँ से तुरंत चला जाता है, अपनी मेड से कहता है कि लाइब्रेरी किधर है। तो मेड उसको ले जाती है एक लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पर वह काफ़ी सारी बुक्स देता है, जहाँ पर काफ़ी सारी मैजिक की भी बुक्स होती हैं, लेकिन वह ऐसी रैंडमली एक चूज कर लेता है जो कि एक फायर मैजिक की बुक होती है। जिसके बाद एक स्पेल को रीड करने के बाद ट्राई करता है और हाँ एक कैंडल के बराबर एक फायर को एक्टिवेट करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद जो मेड होती है उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है उसकी फर्स्ट स्पेल के लिए जो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसलिए अपने फादर के पास जाता है और उनसे परमिशन मांगता है कि वो लाइब्रेरी से बुक्स को रीड कर सकता है, उनको ले भी सकता है। उसके फादर को फर्क नहीं पड़ता आखिर वह क्या कर रहा है, एक डम बेस्ट लूजर ही तो है, बाहर में जाए कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है इन वर्ड्स को सुनकर, इसीलिए वापस आ जाता है अपने रूम के अंदर और डे बाई डे अपनी स्पेल को काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन करता जा रहा होता है, उनको यूज करता जा रहा होता है। आखिरकार वह अब इस स्टेप पर पहुंच चुका होता है कि बिना मैजिक बुक को देखे हुए भी वह एक फायर स्पेल को यूज कर सकता है, काफ़ी एक्साइटेड होता है। लेकिन ब्रूनो भी उसको ये सब देखता है तो काफ़ी शॉक्ड और काफ़ी एक्साइटेड होती हुई कहता है कि सच में इसमें तो तुम काफ़ी यदि कामयाब हो चुकी हो, एक बंदे को 1 साल लग जाता है बिना बुक की मैजिक को यूज करने में, लाओ ये बुक मुझे दो मैं भी ट्राई करता हूँ। वह जब फायर स्पेल को यूज करता है तो बेसिक लेवल स्पेल को यूज करने में भी वह अनसक्सेसफुल रहा होता है। वह कहता है सच में काफ़ी हार्ड है, इस तरह से तुम चलते रहे तो आगे चल के एक काफ़ी फेमस बनोगे और सभी नोबल्स की नज़र में भी आओगे, रॉयल फैमिली की नज़र में आ जाओगे। लियोन की इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइब्रेरी में आने के बाद भी एक आइस मैजिक की बुक को चूज करता वापस रूम में जाने लगा होता है। उसके फादर बीच में मिलते और पूछते हैं आखिर वह अब तक उन बुक से क्या सीखा है मुझे दिखाओ। तो उनको वह एक आइस मैजिक को यूज करके उस बुक को फ्रीज करके दिखाता है, जिससे वे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते हैं और कहते हैं ये सब नहीं, मुझे कुछ और दिखाओ जो तुम कर सकती हो। वह भी सोचता है ठीक है अपनी मैं लिमिट दिखाता तो आखिर मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ। इसलिए बिना स्पेल बुक को देखे हुए एक स्पेल यूज करता है जिसको एक एरो में बदल देता है एक फायर कटर के तौर पर, जिसे देखकर वो काफ़ी इंप्रेस्ड होती हैं और कहते हैं बहुत अच्छे तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। वे काफ़ी खुश होती है और कहते हैं जितना भी बुक्स तुम्हें चाहिए तुम सारी ले सकते हो, तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखने के बाद लियम भी काफ़ी खुश होता है कि
उसके फादर उसे पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट जब वह जंगल में जा रहा होता है तो यहाँ पर उसे एक बॉय मिलता है जो कि बस ऐसे शांति से बैठा होता है। जिसे देखने के बाद वह पूछता लियाम से क्या वह हैम्पटन नोबल फैमिली से है। वह कहता हाँ बिल्कुल, क्या वो उसे पकड़ने आया है। तो बॉय कहता अरे तुम क्या बक रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो। वह कहता तो फिर आकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो। तो वह कहने लगता है मैं तुमको कुछ ऐसे अलग तरह से मैजिक यूज करना दिखा सकता हूँ जो कि तुमने नहीं देखी होंगी और कुछ अलग रास्ते होंगे। वह कहता क्या सच में। वह तुरंत ही उसको मैजिक यूज करके दिखाता है जो कि एक बार में कई तरह की स्पेल्स को कास्ट कर पा रहा होता है। जिसे देखकर लियाम शॉक्ड जाता है और कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या तुम मुझे भी सिखा सकती है कैसे किया जाता है। वह कहता हाँ बिल्कुल, और उससे कहते हैं एक बार में स्क्वायर और एक सर्कल को एक साथ में ड्रॉ करने के लिए, जिसमें वह सक्सेसफुल रहता है। वह कहता ठीक है तो फिर शायद तुम ये कर सकती हो। उसको एक बार में 2 मैजिक स्पेल यूज करने के लिए कहता है और किस तरह से की जाती है, जिससे वह एक बार में फायर कटर और फायर बॉल यूज करने में सक्सेसफुल रहता है। जिसे देखकर वह बंदा इतना शॉक्ड हो जाता है कि ये सब 1 मिलियन में एक बंदा ही कर पाता है। वह कहता है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। जिसके बाद दोबारा से सब यूज करने की ट्राई करता है, लेकिन अब अनसक्सेसफुल रहता है बिकॉज उसका माना होता है रन आउट हो चुका होता है। उसके अंदर इतना माना नहीं होता है कि इतना कुछ मैच यूज कर सके। वह चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है तुम्हारी जितना माना है तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग तुम 13 मैजिक स्पेल एक बार में यूज कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके बेहतर हो जाओगे। और बताता है एक बार में 16 यूज कर सकता है। जिसके बाद वो उसे एक रिंग देता है जो कि एक मैजिकल रिंग होती है और वह कहता है इसके अंदर काफ़ी सारी मैजिकल स्पेल्स की बहुत सारी बुक्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। वह काफ़ी एक्साइटेड होता है और एक बिंट कटर यूज करता है जिसमें वह सक्सेसफुल रहता है और कहता है ये काफ़ी अच्छा है। जैसे पीछे तरफ घूमता है उस मैन को थैंक्स करने के लिए, लेकिन वह बंदा वहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन अचानक वहाँ पर मेड आ जाती है और वह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह काफ़ी चिंतित भी होती है लियाम के बारे में। वह कहती मैंने सुना है मिस्टीरियस बंदा यहाँ पर देखा गया है, इसी तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंतित थी। वह कहता है लेकिन वह यहाँ पर अकेला आई था, उसने किसी को नहीं देखा है। उसको एक बुक देती है कि न्यू मैजिक की बुक होती है और कहती है इसको ध्यान से यूज करना। जिसके बाद वहाँ से चली जाती है ऑल द बेस्ट कह के। जिसके बाद मिस्टीरियस बंदा फिर से वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं बस इनविजुअल हो गया था। फिर बताता है इस बुक को यूज करने के लिए। वैसे हम यूज करता है जिससे कि वह एक छोटा सा सेलिमेटर को समन कर लेता है जो कि अचानक से उसकी रिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वह सोचता है मतलब जो भी स्पेल को यूज करता है वो उनको सेव करके रख सकता है रिंग के अंदर, इसीलिए वह काफ़ी सारे और भी क्रीचर को समन करता है, उनको अपनी रिंग के अंदर सेव कर लेता है। जिसके बाद वो उस मिस्टीरियस मैन को थैंक्स कहना चाहता है, उससे पहले वहाँ से वह गायब हो चुका होता है। एक नोट छूट चुका होता है जो भी आज हुआ है उसके साथ में अपनी मुंह को वह बंद रखे। नेक्स्ट वह काफ़ी सारी और स्पेल को यूज कर रहा होता है जिसके साथ वह काफ़ी सारी चारकोल और काफ़ी सारी क्रिस्टल को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर उसका ब्रदर ब्रूनो भी आ जाता है और कहता है तुम सच में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ये सब करने के बाद तो शायद तुम आगे चल के एक इंडिविजुअल बन सकते हो। बताता है उसकी मैरिज एक स्मॉल नोबल फैमिली में होने वाली है, लेकिन बताता है कि वह आगे चल के ऐसे इंडिविजुअल बन जाएगा तो वह आगे चल के काफ़ी कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकता है। और बताता है उसको भी इंडिविजुअली होना होगा। वह उसे काफ़ी अच्छा बोलता है मैरिज के लिए। फिर बताता है अपने फादर के बारे में, वह चाहते थे कि वह 5th नंबर पर उसकी एक डॉटर जन्म ले जिसके बाद एक नॉर्मल फैमिली में मैरिज कर सके, लेकिन लियाम का जन्म हुआ इसी जैसे वह काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। जिसके बाद उन्होंने 100 ऑफ सोल्जर्स लेने के बाद एक वैली पर अटैक कर दिया ड्रैगन वैली के ऊपर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ड्रैगन को घेर तो लिया था। उसके बाद भी वे उसको मारने में सक्सेसफुल नहीं रहे, बल्कि 90% की फोर्स खत्म हो चुकी थी। इसके बाद ब्रूनो बताता है कि हेमेंटर फैमिली को बचाने के लिए एल्ब और उसके फादर अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हेमेंटर फैमिली वह तो खत्म ही होने वाली, इसीलिए अपने फ्यूचर को वह सिक्योर कर ले, जिसके लिए वह थैंक्स कहता है। और जो भी चारकोल और क्रिस्टल उसने प्रोड्यूस किए होते हैं वो उनको बेच देता है और उसके बाद एक लोकल शॉप में आकर कुछ लेमन्स को खाने लगता है। जिसके बाद अचानक से उसे एक आइडिया आता है और जिसके बाद वह घर चला जाता है और अपने मेड को कुछ इंस्टेंट नूडल्स बनाता है और जो कि ट्राई करने के लिए कहता है। और उसके शेफ और मेड जब ट्राई करती हैं तो काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं और वह सोचने लगता है इन चीज़ों के को यूज करके वह इस वर्ल्ड को ही बिल्कुल बदल के रख देगा और जो कि सच में काफ़ी बड़ी एक प्रोडजी होगी। नेक्स्ट एक शॉप में आने के बाद अपने इंस्टेंट नूडल्स को बेचना चाहता है, लेकिन शॉप ओनर तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि एल्ब जो उसका ब्रदर है उसने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कोई भी चीज़ उससे ना खरीदें। वह काफ़ी सैड हो जाता है, बेचारा वापस चला आता है। लेकिन एल्ब उसका एल्डर ब्रदर होता है, वह काफ़ी जेलस होता है कि इस तरह से लियो में इतने अच्छा मैजिक को यूज कर सकता है इतनी कम एज के अंदर ही। नेक्स्ट लियम भी प्लानिंग करने लगता है कि आखिर वह क्या कर सकता है जिससे कि वह खुद को आगे चल के ग्रो कर सके। जिसके बाद वह सोचता है उसके पास एक डायमेंशनल की स्पेल को क्रिएट करने का भी तो मैजिक है ना, उसमें सक्सेसफुल हो चुका है, इसीलिए एक डायमेंशन बॉक्स को क्रिएट करता है, इसमें टन्स ऑफ वुड्स या मटेरियल को रख सकता है। जिसके बाद वह एक अपने क्लोन को बनाता है और जिसको एक दूसरी कंट्री में भेज देता है, जिससे कि वह अपने डायमेंशन को यूज करके उसके साथ में अपनी चीज़ों को वहाँ भेज सकता है और उनसे वो जो पैसे आएंगे उनको ले भी सकता है, बिकॉज ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और दूसरे किंगडम के अंदर उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वह अपने क्लोन्स के साथ में ही वर्क करना स्टार्ट करता है और साथ में फाइट कर रहा होता है अपने इल्यूजन के साथ में ही। एक दिन उसके पास में
एल्ब आता है और उससे पूछता है कि आखिर वह उसके बारे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सुनना और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है उनसे। आखिर वह नेक्स्ट क्या प्लानिंग कर रहा है कि आगे चल के वह क्या बनना चाहता है। वह समझ जाता है एल्ब जो कि फैमिली हेड बनना चाहता है और मैं यदि ऐसा कुछ कहूँगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे ही बताता है कि वह बस आगे चल के एक जॉब करना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा ही पैसा अर्न करना चाहता है, जिसके बाद नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वह काफ़ी इंप्रेस्ड होता है उसके आंसर से और कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमको एडवेंचर गुइल्ड में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वह सच में काफ़ी खुश होता है कि एडवेंचर गुइल्ड में जाने के बाद वह क्वेस्ट ले पाएगा और वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएगा। एडवेंचर वर्ल्ड में जाने के बाद सभी लोग उसको मजाक बना रहे होते कि एक नोल फैमिली से बंदा आखिर वह क्या ही कर पाएगा, वीक हैमस्टर फैमिली है, काफ़ी वीक मानी जा रही है यहाँ पर भी। नेक्स्ट वह रिसेप्शन पर जाता है जहाँ पर जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि बेशक तुम एक नोल फैमिली से हो फिर भी तुमको तुम्हारी पावर्स के अकॉर्डिंग टास्क दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में तुमको वीक टास्क ही करने होंगे और कहता है चलो तुम मुझे अपनी पावर्स दिखाओ कितने पावरफुल हो जिसके अकॉर्डिंग हम तुमको टास्क दे सकेंगे और बेच दे पाएंगे। वह उसको काफ़ी हल्के में ले रहा होता है और इसी लियोन भी ज़्यादा हार्ड नहीं जाता और बेसिक फायर मैजिक यूज करता है जिससे वह काफ़ी शॉक्ड जाता है। बाकी सारे लोग भी बहुत शॉक्ड रह चुके होते हैं, जिसके बाद वो उसको बी रैंक एडवेंचर बना देता है और जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो सोच रहा होता है कि वह कितना स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है बी रैंक के तौर पर। नेक्स्ट वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि गोने क्लॉस के साथ में उसका नाम आयुषा होता है और वह कहती क्या तुम हेमिस्टन फैमिली से हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्या तुम एडवेंचर पे जाना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ में पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ। अब वह भी एक मैन ही है बेचारा तो क्या ही कर सकता है, इसीलिए वह उसको अपने साथ में ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट भी जंगल में निकल जाते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए और जहाँ पर उनका जाइंट बॉल बीच से सामना होता है। एक का जब सामना करने जा रहे होते तो अचानक से आसपास से और भी वुल्फ होती हैं सामने तरफ निकल आते हैं जब फाइट करने को तैयार ही होते हैं, लेकिन जिसे देखकर असूरा होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये काफ़ी हार्ड हो सकता है। लेकिन इस बात के लिए लियाम उसको तुरंत ही शांत होने के लिए कहता है और वह अपनी मैजिक को यूज करने लगता है, जिसके बाद अपने कुछ पोकेमोन टाइप उन बीच को समन कर लेता है जो उसने पहले समन किए थे और जिसको आसानी से बॉल होती हैं पकड़ लेते हैं। लेकिन वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं कि आखिरकार उसको स्वेलो कर सकते हैं, जिसके साथ में असुना होती है उनको आसानी से ढेर कर देती है और जिसके साथ 42 बॉल्स के साथ में वापस आए होते हैं। पूरे गिल्ड के लोग एकदम शॉक्ड जाते हैं, यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर भी शॉक्ड होता है। वो उनके काफ़ी सारे बोनस देता है, फिर उनको एक और न्यू मिशन देता है जिस मिशन को होता है जो कि एक कैटरपिलर मॉन्स्टर होता है जिसको उन्हें डील करना है, जिसको देखने के बाद सुना काफ़ी एक्साइटेड होती है लेकिन काफ़ी डरी हुई भी कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वह बीच से थोड़े अलग होते हैं, उनके अंदर कुछ मैजिक कोर्स होते हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं और जो कि पावर्स भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन वह लोग भी आखिरकार उनके सामने पहुंच जाते हैं एक कैटरपिलर के सामने जिसको उन्हें डील करनी होती है, जिसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी होती है, जिसके ऊपर वे अटैक करना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसकी बॉडी पर ना ही फिजिकल अटैक और ना ही मैजिकल अटैक वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों एडजस्टेड हो चुके होते हैं। लेकिन तभी लियम को एक आइडिया आता है और वह कहता है सुना से वह खुद को एक बेट के तौर पर यूज करके उसके पास एक प्लान है। वह सीएम करती है और उसको एक तरफ डाइवर्ट करके ले जाती है। जैसे वह उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ उसे पहुंचना चाहिए उसके ऊपर एक बड़ी सी स्टोन से अपने स्पेस टाइप मैजिक से उसको ढेर कर देता है, जिसके बाद जब वह गोल्डी में आए होते हैं तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कैटरपिलर लेकर आए होते हैं। तो वे कहते हैं कि ये कैसे हुआ, सब लोग शॉक्ड होते हैं। तो बताता है कि उसने एनिमी सर्च मैजिक यूज करके दूसरे कैटरपिलर को भी ढूंढ लिया और उसको भी ढेर कर दिया। इस वजह से गोल्ड मास्टर होता है उसको एक्स्ट्रा बहुत सारा बोनस देता है। नेक्स्ट कुछ दिन के बाद दिखाया था एल अपने फादर के साथ में सिटी में किसी हायर अप का वेट कर रहा होता है जहाँ पर कि लियम भी आया होता है। लेकिन जब हायर अप सामने आता है तो लियम के फादर से मिलने जाने से पहले भी एक ग्लांस के साथ में लियम को देखता है, जिससे उसे काफ़ी अनअजीब फीलिंग भी आ रही होती है और उसका शक सही भी होता है। बिकॉज वह ओल्ड मैन होता है लियम को बुला लेता है अपने पास और पूछता है उसके पास जो रिंग है आखिर पर कहाँ से आई। तो बताने लगता है मतलब पता चलता है जो बंदा जिसने लियम को मैजिक सिखाया था वह एक हायर मैजिशियन था रिमांड, लेकिन वह ओल्ड मैन के साथ में पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर वह कहता है ठीक है तो फिर तुम अपनी पूरी मैजिक पावर के साथ में मेरे सर्वेंट के ऊपर अटैक करो, पूरी पावर के साथ में जानना चाहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। वो एक बैरियर को बना लेता है जिसके साथ में लियम भी अपने 11 अटैक को एक साथ में कंबाइन करके अटैक करता है, जिससे उसकी बैरियर को क्रश कर देता है और उसको इंजर भी कर देता है। जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन काफ़ी खुश होकर हंसने लगा होता है और समझ जाता है कि लियोन इतना स्ट्रांग तो बन चुका है कि वह आगे स्ट्रॉन्गेस्ट कहला सके। वह कहता है आखिर वह आगे चल के क्या करना चाहता है, तो लियम कहता है कि बस आगे चल के वह एक इंडिविजुअल बनना चाहता है, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वह कहती है तो पहले कर चुकी है इसलिए उसको नाइट पोजीशन दे देता है, इनमें ग्रेजुएट हो चुका होता है। नेक्स्ट वह अपने आइटम बॉक्स के साथ में कुछ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास एक लेटर मिलता है जो कि रेमंड का होता है और जिस लेटर में लिखा होता है कि ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर मैं तुमको 100 किलोग्राम गोल्ड देता हूँ जो इसकी नीति के अंदर है। वो इसको खाली करने के बाद देखता है वहाँ कुछ नहीं होता है, तो वह इतना तो समझ जाता है कि इस रिवर के अंदर जो गोल्ड है वह क्यूब बॉक्स के अंदर तो नहीं होगा, यानी गोल्ड बार के अंदर तो नहीं होगा। इसीलिए वह अपने मैजिक बॉक्स को ऑर्डर देता है गोल्ड को रिलीज करने के लिए,
जो कि पॉडर्स में रीच करता है और वह सक्सेसफुली रहा होता है। जिसके बाद एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक मैजिकल बुक मिलती है। इसमें लिखा होता है कि रेमंड, जो कि इस मैजिक बुक को यूज़ करने में फेल रहा था और कभी यूज नहीं कर पाया, इसीलिए वह बुक उसको दे रहा है, शायद वह उसमें सक्सेसफुल रहे। जिसके बाद वह भी उस मैजिक को यूज करना स्टार्ट करता है, जो कि अदरवर्ल्डली मैजिक होता है, जिसको बार बार ट्राई करने के बाद भी वो उसमें फेल रह रहा होता है। और जिस मैजिक को वह कई दिन तक वहीं पर प्रैक्टिस करता रहता है। इस तरह से काफ़ी दिन निकल जाते हैं और आखिरकार उस मैजिक को क्रिएट करने में कामयाब रहता है, जो कि एक अदरवर्ल्डली मैजिक होता है, इसलिए उसको एक डायमेंशन क्रिएट करके देता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है जिसमें कि वह किसी भी चीज़ से छुप सकता है और काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए उसको प्रैक्टिस भी मंथ तक जारी रखता है। जिसके बाद दिखाया जाता है सुना के साथ एक फाइट पर आया होता है, जहाँ पर एक फ्रॉग को अटैक करते हैं, जिसके ऊपर कोई मैजिक काम नहीं करता, बिकॉज वो खुद कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा होता है। इसलिए उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचा होता है, इसीलिए दोनों लोग उस गेट के अंदर छुप जाते हैं। जिसके बाद जब फ्रॉग होता है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, लेकिन दो लोग सेफ रहते हैं। तो असुना समझ जाती है कि यदि यहाँ पर लाइम नहीं होता तो शायद मारी जा चुकी होती। जिसके बाद कोर को लेने के बाद वे वापस आ जाते हैं गुल्ड के अंदर, जहाँ पर पता चलता है गुल्ड मास्टर से कि वह ए रैंक मॉन्स्टर था, जिसको देखने के बाद मारने की वजह से वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है। लेकिन यहाँ पर असुना होती है, वह काफ़ी ज़्यादा अपनी एबिलिटी पर शक कर रही होती है कि शायद सच में उसके साथ काम करने के लिए वर्दी है, बिकॉज वह काफ़ी वीक मान रही होती है खुद को। तो गिल्ड मास्टर कहता है क्यों ना तुम लेम की एक स्लेव बन जाओ, एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिससे तुम्हारी लेवल अब काफ़ी स्पीड से होगा। वह भी इस चीज़ के लिए मान जाती बिकॉज वो पावर की भूखी होती है। और लेकिन इस बात के लिए लेम भी मान जाता है, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिस वजह से जिसको न्यू स्किल मिली होती है वह स्पीड की होती है, जो कि एक फ्लैश से भी तेज होती है। नेक्स्ट अपने वापस घर लाई होती है एक फ्रेंड से मिलने के लिए, जिसका नाम जोडी होता है, और वह भी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। उसे भी एक यूनिक स्किल मिली होती है, जो कि हीलिंग की होती है। यदि उसका बनाया हुआ खाना कोई खाएगा तो तुरंत ही अपनी बून को भी हील कर पाएगा, जिसकी खबर पूरी किंगडम में फैल जाती है। नेट दिखाया था ओल्ड मैन आया होता है स्लाइम से मिलने के लिए, और वह उसे बताता है कि तुम्हारी जो भी सर्वेंट की और फैमिली के बारे में जो चर्ची हैं वह प्रिंसेस स्कारलेट के पास भी पहुंची हैं, और वह तुम्हारे सर्वेंट से मिलना चाहती हैं। लेकिन वह कहता है वह कोई सर्वेंट नहीं बल्कि वह मेरे फ्रेंड्स हैं, और वह कोई सर्कस के जोकर नहीं है जो कि हर किसी को एंटरटेनमेंट के लिए वह शो करे। इसके बाद वह ओल्ड मैन दोबारा प्रिंसेस के पास जाकर बताता है कि आखिर लियम ने किस तरह का आंसर दिया और उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से मना कर दिया। ये सुनने के बाद तो वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है उस बंदे से मिलने के लिए, और प्रिंसेस स्कारलेट उसको इनवाइट करती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे उनके घर पहुंचता है, जहाँ पर कि वह एक बिल्कुल रूलर की तरह अपनी पोजीशन को शो कर रही होती है उसके सामने, जिसके सामने जाकर वह भी ग्रीट करता है प्रिंसेस को। लेकिन वह उससे एक चेयर लाकर बैठने के लिए कहते हैं और पूछती हैं आखिर उसने किस तरह से एक कैटरपिलर और उस फ्रॉग को हराया था, क्या वह स्टोरी बता सकता है। वह सच में काफ़ी खुश होता है कि इस तरह की रिक्वेस्ट को तो आखिर वह पूरा कर ही सकता है, और सारी सिचुएशन बताता है। वह काफ़ी इंप्रेस होती है कि इस तरह के हाई लेवल मोस्टर को भी वह बिना हाई लेवल की स्पेल को यूज किए यहाँ पे सीखे बिना ही हरा सकता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। ये सुनने के बाद तो वह शॉक्ड हो जाता है, एक हाई लेवल स्पेल। मैं कहती हैं उसके सपनों से उसे बाहर लाती हुई कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में एक कॉन्टैक्ट स्पेल भी है, क्या तुम उसको मेरे सामने शो कर सकती हो, मुझे दिखा सकती हो। लेकिन मैं सोचने लगता है कि वह हाई पोजीशन हो या फिर नोबल क्यों ना हो या फिर कोई रॉयल फैमिली से क्यों ना हो, लेकिन मैं इस तरह से तो ये सब उसकी बातों में नहीं आ सकता, हर बात को मान सकता हूँ। इसीलिए कहता है वह उसकी फ्रेंड से ना कि कोई जोकर एक सर्कस के जो कि मैं हर किसी को शो करता रहूँ, और उसके ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। जिसकी बात के बाद वह भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं कि सच में वह बंदा काफ़ी यदि अलग है, जिसने कि उसकी रिक्वेस्ट को भी यानी एक प्रिंसेस की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। इसलिए उसको रिवार्ड देने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि वह उसको एक बैरन की पोजीशन ऑफर करती हैं। लेकिन उसे पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उसे ये पोजीशन मिलनी चाहिए। वह कहती हैं तुमने मुझे इतना हंसाया, मुझे खुश कर दिया, इसीलिए मैं तुमको ये पोजीशन गिफ्ट कर रही हूँ। और वे उसे एक फैमिली मैजिक की बुक भी देती हैं, जो कि एक हाई लेवल होती है। वो उसको देखने के बाद काफ़ी थैंकफुल होता है और बहुत थैंक्स कह रहा होता है प्रिंसेस के लिए। उस बुक को लेने के बाद वह जंगल में आने के बाद उसको रीड कर रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। अचानक से वहाँ पर ब्रूनो आता है और उसको शाबाशी करता है कि वाओ सच में तुमने कमाल कर दिया, तुम तो काफ़ी हाई लेवल पोजीशन में पहुंच चुके हो। सच में एल्फ तो अब खुद को ही कोस रहा होगा कि उसके वजह से तुम इतनी ज़्यादा ही हाई लेवल पोजीशन में पहुंची हो। मतलब उसने तो एडवेंचर को उसे दिखाई थी। लेकिन वह कहता है एक बैरन का जो टाइटल होता है वो उसके फादर से तो नीचा ही है ना। तो वह कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, एक बैरन का टाइटल यदि फर्स्ट जनरेशन में हो जो कि खुद अपनी मेहनत से हासिल करता है, तो वह जो नोबल फैमिली में फादर से मिला होता है उससे हाई लेवल माना जाता है। वह शॉक्ड होता है। नेक्स्ट जब घर पहुंचा होता है अपने, तो वहाँ पर उसे एल्फ मिलता है, और जो कि काफ़ी जेलस और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और सोच रहा होता है और कहता है कि आगे चल के वह ये साबित कर देगा कि वह लियम से काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट डे जब वह बाहर गया होता है तो स्ट्रीट्स पर दोनों गर्ल्स मिली होती हैं, और जो कि अभी लियम को एक
मास्टर के तौर पर ग्रीट कर रही होती हैं और मास्टर बुला रही होती हैं। सारे लोग केवल उन लोगों को ही घूर रहे होते हैं, खास तौर से लियाम के लिए, और जेलस भी होते हैं। इसीलिए वह उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और कहता है हम लोग चलो पहले मॉन्स्टर हंटिंग के लिए चलते हैं, जो इन सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट मॉन्स्टर हंटिंग पर जाते हैं, जहाँ पर की जोड़ी वो की एक आर्चर होती है और जो कि आसानी से दूर तक के मॉन्स्टर को मार पा रही होती है, और कहती है कॉन्टैक्ट बनाने से उसकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जो कि आर्चर के लिए काफ़ी बेस्ट होती है। तो वह कहता है रुको मैं और इंप्रूव करता हूँ, ये कहकर उसको इंचांट की मैजिक से और इंक्रीज कर देता है, जो कि उसके टेलीस्कोप या फिर एक स्नाइपर के तौर पर काम कर रही होती है। वह काफ़ी खुश होती है, इस चीज़ की थैंक्स भी कहते हैं अपने मास्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो जब एडवेंचर वर्ल्ड में पहुंचती है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है, सब लोग बहुत जल्दी में दिख रहे होते हैं। एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो बताता है कि भाई इडियट एल्व ने एक मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया जो कि सील के अंदर कैद था, और जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो लियोन समझ जाता है कि एल्व खुद को साबित करना चाहता है कि वह मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए उसने जेलसी से ये सब किया है। वह भी पहुंच जाता है वहीं पर देखने के लिए, जो कि बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड पड़े होते हैं, यहाँ तक कि स्टेचर पर लेटा होता है एल्व। जैसे वह लियम को देखता है तो उसको कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि वह उससे स्ट्रॉन्गेस्ट, वो उससे नहीं हार सकता। लेकिन वहाँ पर गुल लीडर आकर उसको ढेर कर देता है और वह एक शब्द भी उससे नहीं सुनना चाहता है। यहाँ पर असूना पूछती है कि आखिर हम लोग किस चीज़ के साथ में डील कर रहे हैं, तो गुल लीडर बताते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन है जिसको लियोम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने सील कर दिया था ड्रैगन फिंड को, जिसके बाद एल्ब ने उसको रिलीज कर दिया। उसकी सील को तोड़ने के बाद वह सच में स्टूपिड है, जिसकी वजह से वह इतनी बड़ी तबाही मचा रहा है। हमें जल्द से जल्द मिलकर उसको सील करना होगा, एक रास्ता है। लेकिन ड्रैगन इतने साल के बाद आज़ाद हुआ है, तो इसलिए वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसकी जो ऑफरिंग्स है वह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर रही हैं, इन समस्या खड़ी कर रही हैं। इसलिए उनके साथ में पहले डील करना होगा, जिसके साथ में असुर और सारे लोग उसके साथ फाइट के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर जो ड्रैगन्स के चाइल्ड होती हैं वह जितना सोचा था उससे काफ़ी छोटी लग रहे होते हैं, और जो बकायद से अटैक कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती हैं। लेकिन लियोन तभी कहता है उन लोगों से पीछे तरफ हटने के लिए, और अपनी फायर मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं ड्रैगन की, वे सभी अटैक को खत्म कर देती हैं। तो असूना कहती है हमें अभी शायद पीछे हटना चाहिए। लेकिन तभी जो सामने से चाइल्ड होते हैं ड्रैगन की अटैक करने की आने लगती हैं, तो उनको देखकर उसे आइडिया आता है और उन दोनों गर्ल से वहाँ से जल्द वहाँ से भागने के लिए कहता है, और अपनी मैजिक को समन कर लेता है, जिसके साथ वहाँ पर एक स्पेल यूज करता है अंदर डायमेंशन की, जिसके साथ उनको उसके अंदर ही कैद कर देता है। यहाँ पर केवल अकेला ड्रैगन ही बचा होता है। लेकिन तभी सारे मैजिशियंस को भी एक मौका मिल चुका होता है उस ड्रैगन को सील करने के लिए, इसलिए गुड लीडर आकर सबसे काम पर लगने के लिए कहता है। और इसके बाद गर्ल्स पूछते हैं कि उसका किस तरह का ये मैजिक था जो कि उसने उस बच्चों को उसके अंदर कैद कर दिया। तो बताता है वह एक अदर डायमेंशन का स्टोरेज गेट टाइप एक मैजिक है, जिसको वह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर जो चाइल्ड गए हैं वे शायद बैनिश भी हो सकते हैं, उनका कोई चिंता की बात नहीं है। वह गर्ल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होती हैं उसकी इस तरह की मैजिक से। लेकिन तभी अचानक से लियोन को एक आवाज़ आती है, वह शॉक्ड होकर पीछे देखता है, तो पता चलता है कि उसके माइंड के अंदर जो ड्रैगन फिएंड होता है उसके सामने खड़ा होता है। वह कहता है आखिर ये सब कैसे कर सकते हो तुम? तो वह कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारी जो बॉडी है और तुम्हारी सोल है पूरी तरह से वह मैच नहीं कर रही हैं, और तुम्हें देखकर भी लगता है कि शायद तुम एक अदर वर्ल्ड से आई हो। वह कहता है कि वह उसके साथ में चलकर आगे उस जो भी वह करना चाहता है, एक न्यू वर्ल्ड को जिस तरह से क्रिएट करना चाहता है उसमें पूरी तरह से हेल्प कर सकता है, उसके हर एक मिशन में हेल्प कर सकता है यदि उसको अपने साथ में रखे तो। जिसके बाद में लियाम को भी कुछ बैड फीलिंग उसके अंदर से नहीं आ रही होती, इसीलिए भी उसको एक्सेप्ट कर लेता अपने साथ आने के लिए ही। जो ड्रैगन फिंड होता है वह अपने आप को एनर्जी में बदल के उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके हाथ पर एक मार्क भी बन जाता है ड्रैगन का। उसकी बॉडी होती है पूरी तरह से माना से ओवरफ्लो हो रही होती है, और वह सोचता है कि उसको ट्राई करने के बारे में, जिसके साथ में कुछ फायर स्पेल यूज करता है जो कि पहले से पावरफुल होती हैं, और वह अपनी फुल पावर के साथ यूज करता है तो 17 स्पेल को एक बार में यूज कर पा रहा होता है। वह देखता है सारे जो भी मैजिशियंस होते हैं पूरी तरह से ऑफेंडेड होने वाले होते हैं, बिकॉज सुबह से वह उसको कैद करने में लगे थे। इसी ड्रैगन उससे कहता है कि उसकी माना को वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, जिसके साथ उन्हें आराम मिलेगा, और सेम होता भी है, उन मैजिशियन को थोड़ी सी राहत भी मिलती है। उसके पास में गोल्ड लीडर आता है और वह कहता है थैंक यू सो मच लैम, तुम्हारे वजह से ये सारी सिचुएशन इतनी जल्दी आसानी से डील हो पाई है। वह कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा इडियट ब्रदर की वजह से ये सब इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, और जो भी लोग और सोल्जर्स इसमें इंजर्ड हुए हैं उन सबको कंपनसेट करने के लिए वह 10 किलो गोल्ड को ऑफर करता है। इसके बाद में वह वापस आता है अपने फादर के साथ सामने, तो उसके फादर उसको काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कह रहे होते हैं, और वह इस मैटर को इतनी अच्छे से संभालने के लिए भी थैंक्स कहते हैं। वह कहते तुमने काफ़ी अच्छा किया है। तो पूछता है आखिर अभी उसके साथ में क्या हुआ है, आखिर वह कहाँ पर है? तो वह कहते हैं उसको अभी कुछ दिनों के लिए अंडर होम अरेस्ट कर दिया गया है, जिसके बाद मैं एक तरीका ढूंढूंगा आखिर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, बस सीरियस पनिशमेंट उसको मिलने वाली है। नेक्स्ट वह अपने मित्र से मिलने के लिए गया होता है, लेकिन अंदर से वह कुछ आवाज़ें सुन रहा होता है कि वह किले की बात कह रहा होता है कि हैम्पटन फैमिली को वह बचाएगा, ना कि लियोन को बचाने देगा। वह
समझ जाता है कि ये सब जो भी उसने किया था वह इस फैमिली को बचाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसको डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से वापस चला जाता है। जिसके बाद में रूम में जब नेस्टी जागा होता है तो उसे पता चलता है और ड्रैगन के साथ में कॉन्टैक्ट बनाने से उसे 2 न्यू स्किल्स मिली होती हैं, इसीलिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड से आ जाता है जंगल के बीच में और फिर वह उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार उनमें से एक स्पेल को वह पूरी तरह से मास्टरी कर लेता है, जिससे वह एक ड्रैगन को चाइल्ड को समन कर सकता है और जो कि अभी उसके सामने एक क्यूटली और एक बिल्कुल ही ओबीडेंट चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा होता है। अचानक से वहाँ पे स्कारलेट आती है और कहती है क्या तुम होली मैजिक को भी यूज कर सकते हो, और वैसे ही मैं यहाँ पर तुम्हारी जो ड्रैगन की अकम्पलिशमेंट है उसकी वजह से तुमको बैरन से भी बड़ा पोजीशन दिलाना चाहती थी, लेकिन वो ओल्ड मैन नहीं माना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुमको एक हीरो कैंडिडेट की पोजीशन मिल जाए जिसकी वजह से लोग हैं वो सब तुमको जान पाएंगे और तुम्हारी अंदर तुम्हारी एक अलग ही पोजीशन होगी। लेकिन वैसे तुम क्या बताओगे आखिर तुमने किस तरह से उस ड्रैगन फिंड को हराया था। जिसके बाद वो बताता है कि उसने उसको हराया नहीं, बल्कि उसने उसको हराने के बाद ही अपना एक फैमिली के तौर पर कॉन्टैक्ट बना लिया है। ये सुनकर वह शॉक्ड जाती है और कहती है इसका मतलब तुम होली मैजिक को भी यूज कर सकते हो। मतलब और ज़्यादा उस पर भड़कने लगती है और कहती है इस चीज़ को तुम बिल्कुल सीक्रेट रहोगी, बिकॉज यदि वह बात सामने आ गई तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है लोगों के बाद में और हम लोग बस एक बर्डन बन के रह जाएंगे। उसके मुंह को चुप रखने के लिए, बंद रखने के लिए वह उसको एक इनाम देती है, एक गोल्ड चेस्ट बॉक्स जिसके अंदर 3000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। नेक्स्ट पे जब घर आया होता है तो ओल्ड मैन जेम ने उसको बुलाया होता है और वह उससे पूछते हैं कि तुम अभी होली मैजिक को यूज कर सकते हो। लेकिन अब यही करे उसकी हालत ख़राब हो गई होती है, बिकॉज प्रिंसेस ने उसको एक अच्छी कीमत दी होती है मुंह बंद रखने के लिए। वह कहते हैं अरे हाँ मैं जानता हूँ, बिकॉज प्रिंसेस इस इतने बड़े मैटर को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा अभी छोटी हैं और जितने अमाउंट में तुम्हें गोल्ड दिया गया था प्रिंसेस द्वारा ये अकेले ये चीज़ काफ़ी होती है कि तुमको सस्पिशियस दिखाने के लिए। बताते हैं कि प्रिंसेस ने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट की थी किंग के लिए कि तुमने एक ड्रैगन फिंड के अटैक को रोका है और उसको सील करने में हेल्प की है, जिस वजह से तुम्हारे प्रमोशन चाहती थी बैरन से, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और काफ़ी चीज़ों को छुपाया भी था। लेकिन क्या सच में तुम होली मैजिक को यूज करना जानते हो? और मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। इस बात के लिए अब हार मान जाता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है उसने ड्रैगन पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको होली मैजिक यूज करने की पावर्स मिल चुकी हैं। तो वह कहता है अभी देखना चाहता है तो दिखाता है जो कि एक प्यूरिफिकेशन है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी हेल्थ बीमारी को भी आसानी से ही होली मैजिक द्वारा हील कर सकता है। ये देखकर वे थोड़े शॉक्ड होते हैं और उसको एक हिस्ट्री की एक कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 3 ड्रैगन्स की एक कहानी होती है। तीनों ड्रैगन्स के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें से जो होली ड्रैगन था वह जीत चुका था और जिसने एक ह्यूमन के साथ में अपना कॉन्टैक्ट बनाया और उसके साथ में मिलकर उसको अपनी होली पावर्स को दिया जिसको भी यूज कर सकता था, जिसके साथ में मिलकर उसने एक कंट्री को क्रिएट किया जिस कंट्री के अंदर अभी हम लोग रह रहे हैं। ये सुनने के बाद लियम सोचने लगता है कि ये कहानी मेरे कॉन्टैक्ट के साथ में काफ़ी मैच क्यों कर रही है। वह कहने लगती है वैसे एक बात बताओ, एक ड्रैगन ने एक ह्यूमन के साथ में कॉन्टैक्ट किया, इसका तुम क्या सोचती हो? तो वो सोचने लगता है और बताता है कि मेरे ख्याल से उनकी मैरिज हुई होगी, इसके बाद उनके चाइल्ड हुए होंगे। वह कहने लगता है ऑफ कोर्स ऐसा ही सब लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बल्कि उसने उस ड्रैगन की पूरी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उस ड्रैगन ने अपनी पावर्स उधार दी थी उसे। वह सोचने लगता हाँ ये बात ठीक है और ये सच में एक सेंस भी बनाती है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि तुम इस कंट्री के क्रिएटर थे, उनकी कैपेबिलिटी से मैच कर सकते हो और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, एक कंट्री को भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक ड्रैगन को कैद किया था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को एक नोबल फैमिली का टाइटल मिला था। लेकिन अभी यदि तुम भी इस कंट्री को क्रिएट करने वाले ड्रैगन को उनके सामने लेकर जाएंगे, उनसे मिलाओगे, तो तुम्हें भी एक न्यू टाइटल मिल पाएगा या फिर तुम आगे काफी हायर अप हो पाओगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी 2 दिक्कतें आ रही हैं। पहली तो तुम्हारी नोबल टाइटल खत्म कर दिया जाएगा और दूसरी वो होली ड्रैगन है जिसको इस कंट्री ने ही कैद कर दिया था। उस होली ड्रैगन ने इस कंट्री को क्रिएट करने में हेल्प की थी, फिर भी इसलिए वह बदला लेना चाहेगा इस कंट्री से। लेकिन लियोन कहता है कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, ना ही मैं बदला लेना चाहता है। और वैसे भी सेंचुरी से लोग हैं उस ड्रैगन को अलग अलग नाम से और रेडर नाम से या फिर अलग नाम से ही पहचानते आए, अलग नाम देते आए हैं। इसीलिए वे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, बिकॉज तुमने उस ड्रैगन के साथ में इतना कामली बात की और इतने अच्छे से उसे ट्रीट किया, उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया, ये सब इसीलिए है। इसलिए वापस निकल जाता है एडवेंचर गोल्ड की तरफ, जहाँ पर कि दोनों गर्ल्स जैसे उसे मिली होती हैं तो स्पीड से उसको खींचती ले आती हैं दूसरी तरफ और कहती हैं एडवेंचर गोल्ड के सामने इस तरह से मत जाओ, बिकॉज बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ में ही अपनी पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज तुमने जिस तरह से ड्रैगन को हराया है, इसीलिए वो खुद को भी चाहते हैं कि तुम भी उनको लेकर चलो और इसीलिए पार्टी में किसी को शामिल करने से पहले ठीक से उसके बारे में रिसर्च कर ले। नेक्स्ट
जब वह घर पहुँचा होता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल्स पड़ी होती हैं, बिकॉज़ अलग-अलग किंगडम्स की अलग-अलग नोबल फैमिलीज़ की गर्ल्स होती हैं उसके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, इसलिए मैरिज प्रपोज़ल आए होते हैं, जिसमें उसकी फैमिली भी उसके साथ मैरिज कराना चाहती हैं। उसका ब्रदर आता है ब्रूनो, और वह भी अपनी वाइफ़ की एक दूर की कज़न के साथ में उसकी मैरिज का प्रपोज़ल लाया होता है, जिससे वह बात बनाने के बाद वहाँ से निकल जाता है और दोनों गर्ल्स के साथ में एक जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जिसके बाद वह अपनी पॉकेट डायमेंशन खोलता है और उसके अंदर जाते हैं, तो जहाँ पर एक घर बना होता है जो कि टोटली जैपनीज टाइप होता है। लेकिन अंदर जाने के बाद सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरह ही होती हैं, और बताता है ये घर इस डायमेंशन से डिसअपीयर नहीं होगा, बिकॉज़ ये सब उसने क्रिएट किया है। फिर वह गर्ल्स कहते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है जो कि काफ़ी अजीब लग रहा है। इसीलिए वह एक स्पिरिट को समन करता है, जिसकी वजह से सब में केवल अंधेरा हो जाता है। दोनों गर्ल्स डरने लगी होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर वह एक फायर अपनी सेलिमेंटर से फायर जला देता है, जिस वजह से सब कुछ ठीक होता है। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं लग रहा होता उन गर्ल्स के लिए। लेकिन त्यासुना कहती काश ये स्पिरिट भी इवॉल्व हो पाती, लेकिन इससे लैन को एक आइडिया आता है और वो उसको अपने कॉन्टैक्ट बीच में बदल लेता है, जिससे वह तुरंत ही अपग्रेड हो जाता है एक मीडियम लेवल स्पिरिट में, और जो कि आसानी से ही अब डार्कनेस को अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल कर सकता है। और वह लियोन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट से ही पूरी तरह से लॉयल होता है, बिकॉज उसने उसको मीडियम लेवल पर कन्वर्ट किया होता है। लेकिन लियोन कहता है कि उसको दोबारा समन नहीं कर सकता, बिकॉज उसे नहीं पता है कि वह कुछ स्पेल से उसको समन किया था। तो वह कहता है ठीक है, तो अपनी रिंग के अंदर उसे स्टोर कर ले, और जब वह पूरी तरह से स्पेल को ठीक से समझ जाए उसके बाद उसको दोबारा समन कर सकेगा। वह कहता है ठीक है, जिसके साथ में अपने सेलिमेंटर को भी वह अपग्रेड कर देता है कॉन्टैक्ट बनाने के बाद, और जिसके बाद वह अपने लिजर्ड को भी समन करता है और उसको भी सेकेंड लेवल में अपग्रेड कर देता है। जिसके बाद अपनी सारी जो भी स्पिरिट्स होती हैं उनको समन करता है, उनको भी सेकंड लेवल में अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी समनिंग स्पेल होती है वह भी अपग्रेड हो जाती है सेकंड लेवल में। वह काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट दिखाया है एक दिन आया होता है एक जंगल के अंदर, बिकॉज रेमंड ने उसको एक टास्क दिया होता है और यहाँ पर बुलाया होता है। जिसके बाद वो उससे कहता है अपनी ड्रैगन है रेडर को उसको समन करे। वह सेम करता है और वह उसको एक अदर डायमेंशन या फिर एक बैरियर के पीछे ले आता है, जहाँ पर बहुत सारी फेरीज होती हैं जो उसको एक टेरिटरी की तरफ देख रही होती हैं। बताता है कि रेमंड ने उसे यहाँ भेजा है, तो उस पर ट्रस्ट करने लगती हैं और बताती हैं कि यहाँ पर कुछ हंटर्स आते हैं जो कि उनको हंट करते हैं, बिकॉज उनकी जो विंग्स होते हैं उनको जो मटेरियल होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर बिकता है। इसीलिए तो रेडर जो ड्रैगन है वह उनको प्रोटेक्ट करना चाहता और एक बैरियर बनाकर रखा था, और वह कहता है कि उनमें से एक फेरी को वह नाम दे जिससे कि वह उसको हेल्प कर सकेगा। वैसे ही उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है फैमिलियर का और उसे एक नाम देता है रेना, और जिसके बाद वह तुरंत ही एक बड़ी एल्फ में बदल जाती है, और देखकर वह खुद भी शॉक्ड होती है। अगर ये काफ़ी बड़ा एक अपग्रेड या फिर एक चेंज होता है उसके अंदर, जिससे वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है। तो ड्रैगन बताता है जब भी तुम किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनाओगी और उस फैमिलियर को एक नाम भी दोगी, तो उसका जो असर होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसीलिए वह अब आगे से जिस क्रीचर के साथ में भी कॉन्टैक्ट बनाए उन सभी को साथ में नाम भी दे दे। इसके बाद और भी उसकी जो साथी होती हैं वह भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं, और एक एक करके वह सबके साथ कॉन्टैक्ट बना के उन सभी को नाम भी देता है। जिसके बाद सभी गर्ल्स की जो लीडर होती है अभी रियाना सामने तरफ आती है और वही लीडर बन जाती है, और वह कहती है लॉर्ड आखिर आप हमारे अब मास्टर हैं, तो आखिर क्या आपका कोई आदेश या ऑर्डर है जिसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन अब उसके पास कोई ऑर्डर नहीं दे होता है, और वह कहता है कि तुम लोग मिलकर अपना एक घर बनाओ और यहाँ एक विलेज बनाकर यहीं पर रहो। नेक्स्ट पे पूरी तरह से एडजस्टेड हो चुका होता है इतना मैजिक यूज करने की वजह से। अचानक से उसे एक काफ़ी मैजिक महसूस हो रहा होता है जंगल के अंदर, इसलिए वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है एक फ्रूट लटका होता है पेड़ पर, जिसके बाद रियाना उसे समझाती है कि हम फ्रिज के पास में जो भी मैजिक होता है हम उसको एक जगह पर स्टोर कर देते हैं, जिस वजह से फ्रूट ग्रो हुआ है। तो वह कहता है कि अब उसको ईट कर सकता है, ऑफ कोर्स वो उसे परमिशन दे देती है। जैसे उसकी एक बाइट लेता है तो उसका मैजिक एकदम डेवलप हो जाता है। तो एक बार में जब वह मैजिक शूट करके देखता है तो वह 19 मैजिक को शूट कर पा रहा होता है। जिसके बाद जब वह वापस आता है कुछ दिन के बाद, तो पता चलता है उन गर्ल्स ने मिलकर एक घर तो बनाया होता है जो कि एक झोपड़ी भी नहीं कह सकते हैं। अचानक से उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है एक बच्चे की। यहाँ पता चलता है कुछ बैंडिट्स ने एक फेरी को पकड़ लिया होता है, यानी कि एल्फ गर्ल को पकड़ लिया होता है, जो कि उसको पकड़ कर ले आने वाले होते हैं। लेकिन उनको छोड़ने के लिए कहता है लेम, तो एक बंदा उनको दिखाना चाहता है, अटैक करने की जाता है, लेकिन वह फायर अटैक से उसको ढेर कर देता है। दोनों बंदे उस गर्ल को फेंक देते हैं और अटैक करने के लिए सामने जाते हैं, लेकिन वह अपने एक और क्लोन को बनाकर उन लोगों को आसानी से ढेर कर देता है। इसीलिए अब लगता है कि जंगल की एरिया है उन गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है और सेफ भी नहीं है, इसीलिए उन सभी को वह एक अपनी डायमेंशन पॉकेट में समन कर रखना चाहता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन वह पॉकेट अभी काफ़ी छोटी होती है। जब वह चेक करता है तो पता चलता है कल जो फ्रूट खाया था उसकी वजह से उसकी जो डायमेंशन पॉकेट है वह पूरी तरह से अपग्रेड हो चुकी है। इसीलिए उन सभी को अंदर ले जाता है और एक दूसरी जगह अपने टेरिटरी के अंदर ले आता है। और वे सब गर्ल्स होती हैं वे काफ़ी ज़्यादा थैंक्सफुल होती हैं, इसीलिए वह ऑफर करती हैं
कि आप हमारी किंग बन जाओ, हम आपके हर एक ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपकी हर बात को मानेंगे। और वह भी इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए सभी लोगों के लिए इंस्टेंट नूडल्स देता है खाने के लिए। लेकिन अब वह एक मैजिक को प्रैक्टिस करने लगा होता है, इस तरह से 4 दिन बीत चुके होते हैं, जो कि रेमंड ने एक स्पेल दी होती है, लेकिन अब तक उसको एक बार भी सक्सेस नहीं मिली होती है। लेकिन आखिरकार आज उसको सक्सेस मिलती है इस मैजिक में, इसलिए सब गर्ल से कहता है सामने आने के लिए, उन सभी पर मैजिक यूज करता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन स्पेल होती है। और टेलीपोर्ट होकर भी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एक अलग ही पूरी जंगल पड़ा होता है। और वह कहते हैं आज से तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो, इस घर पर, और जहाँ पर उसका क्लोन भी होता है। इसी वजह से वो यहाँ पर आसानी से टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है। लेकिन वह रेडो से पूछता है, लेकिन तभी रेडो उससे कहता है कि अपनी करेक्ट स्पेल को यूज करने के लिए, जिससे आसपास का बैरियर हट सके। वह सेम करता है और जो बैरियर होता है हट जाता है और सामने एक ब्यूटीफुल लैंड सामने आता है। वह कहता है यहाँ पर हम लोग अभी घर बनाकर रहने वाले हैं, तुम लोग अपना घर बनाकर रहने वाले हो। वह रेडो से पूछता है कि इस सब के बारे में, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए अभी वो उन सभी गर्ल्स से कहता है सामने तरफ जाने के लिए, जो कि काफ़ी एक्साइटेड होती हैं अपने न्यू घर में रहने के लिए। लेकिन उन सभी को टेलीपोर्ट करके नीचे तरफ पहुंचा देता है आसानी से। सभी गर्ल्स अपनी लगी होती है यहाँ पर चेहरा पर आसपास में घूमने में, घर बनाने के लिए। तो उस टाइम पर वह अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें एक्सपर्ट भी बन जाता है। लेकिन लियोन वहाँ पर 3 ड्रैगन चाइल्ड को समन कर देता है उन सभी की सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट वापस आया होता है, स्कारलेट ने उसको बुलाया होता है और वह पूछती है कि ड्रैगन ने तुम्हें किसी प्रॉमिस लैंड के बारे में बताया था। तो वह कहता है नहीं, ऐसा कुछ तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने एक सीक्रेट सील्ड लैंड के बारे में जरूर बताया था, जिसके अंदर कुछ एल्फ्स हैं जो कि उसने वहाँ पर रहने के लिए अभी छोड़ दी हैं, जो वहीं रह रही हैं। वह भी उस लैंड में जाना चाहती है, उस सीक्रेट लैंड को देखना चाहती है। तो वह कहता है उससे पहले उसे एक रिक्वेस्ट है, वह किसी ऐसे को जानना चाहती है जो कि बिल्डिंग उसके लिए बना सके। तो वह उसे एक डोर के साथ में इंट्रोड्यूस कराती हैं, जो कि इन सभी कामों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सेम उसका एक क्लोन को बना लेता है, जिसे देखकर वह शॉक रह जाता है। फिर उस क्लोन के साथ में वापस आ चुका होता है उसी सीक्रेट लैंड या फिर प्रॉमिस लैंड के पास में। वह कहते क्या ही प्रॉमिस लैंड है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता उसके लिए, और बताती है कि जब ह्यूमैनिटी है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन पर पहुंच जाएगी, खत्म होने वाली होगी, तो उस टाइम उस ह्यूमैनिटी के शेल्टर के लिए एक प्रॉमिस लैंड बनाया गया था ड्रैगन द्वारा, जो कि यहाँ पर आकर रह सकते हैं। लेकिन तो अपने पास एक रिंग निकालती है और जिसको वह खुद भी उससे टच करने के लिए कहती है। जैसे वह टच करता है तो अचानक से वहाँ पर आसपास में एक दरार आने लगी होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा जो टापू होता है वह हवा में ऊपर उड़कर चला जाता है। स्कारलेट वहीं पर घुटनों पर आती है और वह ग्रीट करती है मास्टर के तौर पर और कहती है इस प्रॉमिस लैंड की मास्टर आप ही हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पर एक कंट्री को डेवलप करें। जिस साथ में इस सीरीज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाला है, तो हम उसको भी जल्दी अपलोड कर देंगे।